हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। सो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूं। ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको लाइव सेशन बोला था कि मैं एक एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा आपको, क्योंकि मैं कहीं से नहीं चाहता हूं ना कि आप बिना कोई फैक्ट जाने, बिना कुछ सोचे समझे चीज़ों को आप ऑप्ट करो। क्योंकि कोई थर्ड पर्सन आपको बोलता है, कोई फोर्थ पर्सन आपको बोलता है, नेवर। कुछ चीजें जिंदगी में खुद भी डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो खुद भी डिसीजन लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप अपनी इस बॉडी को चलाने के लिए आप खाना खाते हो, आप हवा लेते हो, सांस लेते हो, पानी पीते हो। उसी तरीके से अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर के लिए भी कुछ डिसीजन आपके खुद के भी होने चाहिए। And right now, every student who is going to appear for this examination, GATE examination, engineering services exam, SSC J exam, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं इतना जरूर मान के चलता हूं कि एटलीस्ट आप इतने मेच्योर हो चुके हो कि आप इंजीनियरिंग किया या अभी कर रहे होगे, लेकिन स्टिल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर अप्रोक्सीमेटली इंजीनियरिंग का आपके हो चुके हैं। 11th 12th आपने किया। आज आप एक बहुत बड़े डिजिटल वर्ल्ड में आप रह रहे हो, जहां पे बहुत सारे तरीके हैं चीजों को जानने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि उसका सही इस्तेमाल आपका करना जरूरी है, जो भी डिजिटल माध्यम है आपको जानकारी देने के। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें वो पोर्ट्रेट की जाती हैं जो एक्चुअल फैक्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, बट वो पोर्ट्रेट जरूर आप सामने की जाती हैं। बहुत सारे फेसबुक मैंने देखा रिव्यूज दिए जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे रिव्यूज आपको दिए जाते हैं, बट उसमें प्रोबेबिलिटी उतनी ही होती है कि उसमें फेक रिव्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, फेसबुक मैंने कई बार पोस्ट देखा कि एक अगर कोई बच्चा पूछता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है मेरे लिए, ये क्वेश्चन ही एक्चुअली कई बार मेरे पास, कई बार मैंने देखा है और मैं अपनी आंखों के सामने बहुत बार देखा हूं कि ये क्वेश्चन इटसेल्फ कई बार इंस्टीट्यूट ही पोस्ट कराते हैं और डिफरेंट आइडियल से अपने ही बारे में बार बार बातें करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है। लाइक अगर मुझे कराना होगा तो मैं लिखूंगा विच इंस्टीट्यूट इज बेस्ट, और उसके बाद मैं अपनी ही 10-15 आईडी क्रिएट करा के मैं ही लिखूंगा कि जेनिक इज द बेस्ट, जेनिक इज द बेस्ट। क्लियर? तो आप इस तरीके के ऐसे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट आपके करते हैं, बट मैं रेयरली शायद किया होगा, मुझे नहीं लगता कि मेरे यहां किसी ने किया भी होगा। ठीक है, जब तक मेरी जानकारी में नहीं किया गया, मेरी बिना जानकारी कुछ किया होगा, आई डोंट नो। ओके, और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना इस चीज को। बट आपको पता है कि पंकज सर हमेशा जो भी बात करते हैं थोड़ा सा फैक्चुअल बात करते हैं, तो इसलिए मैं भी शायद आपको लगता होगा कि मैं जो बातें कर रहा हूं वो सही होंगे, और प्रैक्टिकली दिखता है ना कि वो बातें एक्चुअली ठीक होती हैं और वही रियलिटी है। ओके, तो अब जब ये क्वेश्चन आता है ना आपका, ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, ये आपका ही सिर्फ क्वेश्चन नहीं, ये कई बच्चों का क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि मैं अगर अपनी कठिनाइयों से कमाई हुई कमाई को, अपने मां बाप के पैसे को अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करना जा रहा हूं, तो मेरे को ये जानकारी पहले चाहिए होती है कि किस जगह पे मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूं अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए। लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोचिंग्स अवेलेबल हैं इंडिया में। ऑफलाइन के फॉर्म में बहुत सारे अवेलेबल, जहां क्लासरूम्स होते हैं, जहां आप बैठ के पढ़ाई करते हो, और ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें GD PD आपके लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, बहुत एडवांसमेंट हो गया चीजों में। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। तो जो ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले एक चीज आप समझने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को पूछने से पहले आपका खुद से क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल 2-4 वो फेसबुक या इधर उधर कुछ भी लिखा हुआ टेलीग्राम इधर उधर के 2-4 रिव्यूज पे मत जाइए। इसलिए अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी चीजें। ओके, तो जब भी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा विच इंस्टीट्यूट इज बेस्ट फॉर मी, तो क्वेश्चन पहली बात ये होना चाहिए मेरे लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा मेरी प्रिपरेशन के लिए, मेरे करियर ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए आपको कुछ सवाल अपने आप से करने पड़ेंगे। अब वो सवाल क्या हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। तो क्योंकि पता है जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, सबका डिफरेंट अलग अलग तरीके की सबकी लाइफ होती है, अलग अलग तरीके का सबका माइंड स्टेट होता है। हर एक स्टूडेंट के अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं। कैसे?
अगर मैं इसको लिस्ट करना चाहूं तो मेरे पास लिस्टिंग में क्या है, एवरी स्टूडेंट जो कि इसकी प्रिपरेशन करने जा रहा और जो इस तरीके के क्वेश्चन को सीख कर रहा है, हर वो स्टूडेंट के लिए ये बहुत जरूरी होता है पहले इसको फॉर्म किया करें, एक लिस्ट को फ्रेम करें। और ये लिस्ट मैं बना रहा हूं जो मुझे लगता है, ये लिस्ट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। एवरी स्टूडेंट हैव डिफरेंट क्या डिफरेंट। सबसे पहला, हर एक स्टूडेंट का जरूरी नहीं कि माइंड स्टेट एक जैसा हो, तो एवरी स्टूडेंट हैव डिफरेंट माइंड स्टेट, जिसको हमारे गांव की भाषा में कहा जाता है किसका दिमाग बड़ा तेज है, इसका दिमाग बड़ा वीक है। एक्चुअली दिमाग तेज या वीक नहीं होता है, हर स्टूडेंट की सोचने की क्षमता उतनी वो डेवलप ही करता है, उसको कहा जाता है कि इसका दिमाग तेज है, ये बड़ा तेज लड़का है, ये बड़ा स्लोली काम करता है ना। बट ऐसा नहीं होता, आप अपने दिमाग को अच्छे तरीके से आप ट्रेन कर सकते हो, आप भी उस श्रेणी में आ सकते हो जिसमें कि आपको सुनना पसंद होता है, इस बच्चे का दिमाग बड़ा तेज है। क्लियर? तो हर एक बच्चे का अपना अपना माइंड स्टेट होता है, अपना अपना माइंड है, अपने दिमाग से आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, आपका दिमाग वो अलाउ करता है तो बिल्कुल आप जाइए। हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, सबका अपना अपना डिफरेंट माइंड स्टेट होता है। हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट फाइनेंशियल कंडीशन होती है, फाइनेंशियल कंडीशन। इसको बहुत ध्यान सुन लेना ना, इस वीडियो को मैं बहुत प्रॉपर इसीलिए टाइम लेके बना रहा हूं ना, जैसे आपको समझ में आए सारी चीज। डिफरेंट फाइनेंशियल कंडीशंस होती, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, किसी के पास बहुत ही मुश्किल से कलेक्ट कर पाता है पैसे को, किसी के पास पैसे ही नहीं होते, बहुत मुश्किल होता है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ता है इस दुनिया में। तो सबके अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस होती है ना। किसी घर में अफराद पैसा रखा होता है ना कि ठीक है, इट्स ओके, 1 लाख खर्च कर दो, 2 लाख कर दो, 5 लाख कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के लिए 50,000 भी बहुत बड़ी रकम होती है, किसी के लिए 10,000 भी बहुत बड़ी रकम होती है, किसी के लिए 20,000, किसी के लिए 10 रुपए बहुत बड़ी रकम है। ओके, तो सबके अपनी अपनी फाइनेंशियल नीड्स होती है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट होते हैं, जिसको आप जनरलाइज बिल्कुल मत करिए ना, बिल्कुल भी जनरलाइज मत करिए। क्लियर? थर्ड पॉइंट आता है आपका, सबका अपना डिफरेंट स्टडी एनवायरमेंट होता है। स्टडी एनवायरमेंट क्लियर? मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप जब पढ़ाई करते हो तो कोई कॉलेज में पढ़ रहा होता है, कोई घर में रहता है, कोई अलग रूम लेकर रहता है, कोई किसी के घर में एक सेपरेट रूम स्टडी का मिलता है, किसी घर में नहीं मिलता, किसी घर में उसको हॉल में ही पढ़ना होता है, किसी घर में 4 लोग वहीं सो रहे होते हैं और वहीं उसको मेज लगा के पढ़ना होता है, किसी घर में कोई नीचे बैठ के पढ़ता है, कोई बेड पे बैठ के पढ़ता है, किसी क्या। तो सबका ना अपना अपना स्टडी एनवायरनमेंट होता है ना, सबके अपने अपने लोकेशंस है, अपने अपने जोन होते हैं सबके लिए। तो आप जनरलाइज कैसे कर सकते हो ना, इट इज इम्पॉसिबल। क्लियर? तो सबका अपना स्टडी एनवायरनमेंट है, आप कभी जनरलाइज मत करो। कोई परिवार में है, कोई 10 लोग बीच में पढ़ रहा है। कई बार बाहर मैंने देखा कुछ लड़के अपना सिंगल रूम लेते हैं, सब नहीं ले सकते ना, सबके पास उतना पैसा नहीं, उतना किराया नहीं दे सकते। मैंने इसीलिए जोड़ा ना फाइनेंशियल कंडीशंस को भी। ओके, कुछ बच्चे होते हैं 4-5 ग्रुप में रहते हैं, तो वहां पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ 10 के ग्रुप में भी रहते हैं, सबके अपने अपने कंडीशंस हैं और इसके लिए कोई दोषी नहीं होता ना, किसी को शौक नहीं होता है कि वो उसको जानबूझ के कर रहा है ना। सबकी अपनी नीड्स हैं बेटा, सबके परिवार के अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से आदमी मैनेज करता है चीजों को। ओके, तो सबके अपने स्टडी एनवायरनमेंट है, कोई कॉलेज जाता है, कॉलेज पढ़ाई करता है, कोई जॉब करता है, जॉब गोइंग होते हुए भी वो पढ़ाई करता है, सबका अपना एनवायरनमेंट है। तो डोंट कंपेयर एवर कि आप हर चीज को जनरलाइज करके आप कंपेरिजन करना स्टार्ट कर दो। क्लियर? अब उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, 4th पॉइंट, योर लिविंग लोकेशन ना, लिविंग लोकेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि कुछ आपका लिविंग लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं, कुछ लोग मुंबई में रहते हैं, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, कुछ छोटे शहरों में रहते हैं, कुछ गांव में भी रहते हैं, कुछ कस्बे में भी रहते हैं, कुछ अर्बन एरियाज, डिफरेंट एरियाज में रहते हैं। तो जैसा एरिया होता है वैसी वैसी सुविधाएं वहां होती हैं। ठीक है, अब लेट से कोई गांव में रहता है, ठीक है, तो उसके लिए उतनी सुविधाएं कभी नहीं मिल पाएंगी जितना कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज मिलेगी। मेट्रोपॉलिटन बहुत दूर की बात मैंने कर दिया, एक छोटे से शहर के बराबर की सुविधाएं नहीं मिल सकती। कुछ बहुत छोटे शहर में रहते हैं,
हो सकता है कि वहां पे उतनी सुविधा ही नहीं है जिससे कि जो चीज वो सर्च कर रहा है उस चीज के लिए उसको मोटिव मिल पाए, वो कर भी पाए। तो आपको ये देखना पड़ेगा आपका लिविंग लोकेशन क्या है। जरूरी नहीं हर एक बच्चा एक बहुत बड़े शहर में ही जाके रहे, ये पॉसिबल नहीं है सबकी। मैंने क्या बोला, इसीलिए बोला फाइनेंशियल एस्पेक्ट सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जरूरी नहीं मेरे माँ बाप दे सकते हैं, हो सकता है 2 लाख रुपए मुझे बाहर रहने के लिए, जरूरी नहीं हर एक बच्चे के माँ बाप दे सके, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के माँ बाप नहीं दे पाते हैं, तो उनको वहीं पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो कंप्रोमाइजिंग तो है लेकिन उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो वही चीज तो मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन को पूछने से पहले अपने आप से बार बार पहले ये सारे क्वेश्चन जरूर पूछिए, इसका जवाब आप पे होना चाहिए। ओके, तो डिफरेंट आपके लिविंग लोकेशंस होते हैं, तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ऐसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को लिस्ट किया है, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है, आपका 5th पॉइंट जो है, योर बीटेक स्टडी स्टेटस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग होता है कि मान लिया आप बीटेक कर रहे हो या कर चुके हो, आपने अपने बीटेक लाइफ में किस तरीके की स्टडी किया है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो बच्चे टॉप करते हैं वो वही सिर्फ स्टडी करते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं होता ना। सेमेस्टर में कोई टॉप कर गया, मैं नहीं मानता, मैं खुद बहुत सारे सेमेस्टर टॉप किया हूं, मैं अपने एनआईटी का भी रह चुका हूं, टॉपर भी रह चुका हूं। मैं बता रहा हूं ना, वो जरूरी नहीं होता है कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट हो इन दैट सब्जेक्ट ना, कभी नहीं होता ऐसा, बहुत रेयरेस्ट चांस ऐसा होता है, ठीक। तो सबका अपना अपना एनवायरनमेंट है ना उस चीज का भी। बीटेक में आपने क्या पढ़ाई किया, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, वाइटल रोल प्ले करता है। क्लियर? आपने बीटेक में कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप कैसे डिसीजन ले लोगे, मतलब कोई कुछ भी बोलेगा। अब उसके साथ भी तो यही कंडीशंस आई होगी ना जिसके आप रिव्यूज सर्च करते हो, ठीक। तो रिव्यूज हमेशा ना एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है, एक पॉइंट होता है रेफरेंस, उसके रिस्पेक्ट में कोई इंसान आपको रिव्यू देता है अगर वो जेन्युइन है। अगर जेन्युइन नहीं, मैक्स आजकल तो ज्यादातर रिव्यूज ना आईडी क्रिएट 100 आईडियां चल रही हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब दिए जा रहे हैं रिव्यूज, ठीक है। तो क्या आप उस पर बिलीव कर पाओगे? अगर आप बिलीव सिर्फ उन सब बातों से करके अपने डिसीजन ले रहे हो तभी आप फेलियर को आप देखते हो, आप सक्सेस को नहीं देख पाते। तो जस्ट ओनली उस चीज को मत लो, रिव्यू भी लेना तो एक जेन्युइन स्टूडेंट से रिव्यू लेना इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ना, बीटेक का आपका स्टडी स्टेटस क्या है, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे पढ़ चुके हो, चाहे आपने 2 साल पहले किया हो, चाहे कब भी किए हो, बीटेक में आपने क्या किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट आपका होता है योर गेट, योर प्रीवियस ईयर गेट स्टेटस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेटस कहो या गेट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। जैसे कुछ लोग हो सकता है एक बार गेट दिए हो तो उनको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा ना, उनसे क्या कमी रह गई, क्या चीज उनको प्रॉब्लम एग्जैक्टली है, क्या वो पढ़े तो थे पूरा साल लेकिन क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन ढूंढना बहुत जरूरी आपके लिए है। ओके, और वो भी बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में, बहुत बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। आपको अपना प्रीवियस गेट आपको समझना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल जेनिक पे ही चलो कोई प्रीवियसली लिया है, लेट अज्यूम इट उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आपको आपका गेट के साथ क्या एक्सपीरियंस है, आपका जेनिक के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, या ऐसे ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट खोगे तो उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जरूरी नहीं कि इंस्टीट्यूट, जैसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता तो उनका तुरंत एक जवाब आता है कि ये इंस्टीट्यूट बेकार ना, ये गलत आप जवाब देते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप से भी पूछना पड़ेगा क्या आपने कंप्लीटली उसमें अपने आप को डिवोट किया, क्या आपने उतनी मेहनत किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए कभी वन साइडेड डिसीजन, वन साइडेड स्टेटमेंट कभी मत दिया करो ना, दोनों साइड को बहुत प्रॉपर्ली तुलना किया करो, क्योंकि ये आप ढूंढ रहे हो, तो आप ढूंढ रहे हो तो तुलना भी आपको ही करना पड़ेगा ना। लेकिन तुलना स्टार्ट करने से पहले अपनी ये चीजें जरूर जान लो, पहले ये जान जाओगे तो आपको ये तुलना करने में आसानी होगी, किसी भी फेक रिव्यू में किसी की भी चीजों से आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे, आप खुद डिसीजन ले पाओगे कि मुझको क्या करना चाहिए। करेक्ट? तो आपका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है 7th नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन ना, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मीनिंग समझ लो आप, मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब सबका अपना कंफर्ट जोन ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साउथ इंडिया के हैं, उनको हिंदी नहीं पसंद है,
ठीक है, कुछ हिंदी पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन उनको हिंदी अच्छे समझ में नहीं आ रही है, कुछ ऐसे भी होते हैं। कुछ हो सकता है जो हिंदी में बहुत कंफर्टेबल नहीं, इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं, तो कुछ अपने रीजनल लैंग्वेज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश या हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो इसीलिए कह रहा हूं ना, आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या आपको क्या चीज कनेक्ट कर पाएगी, क्या नहीं कनेक्ट कर पाएगी। जबरदस्ती वाला कोई काम मत करना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, आप फिर से अपनी एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, आप अपने करियर के लिए सोच रहे हो, तो आपको ये सोचना भी पड़ेगा कि मेरे लिए क्या जरूरी है, वो पहले आप देखिए, किसी को मत सुनिए, पहले अपनी चीजों को जज करना स्टार्ट करिए। ओके, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज गोइंग टू प्ले वेरी वाइटल रोल ना, वाइटल रोल, एकदम वाइटल रोल। ठीक, नेक्स्ट आपका 8th नंबर है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन का मतलब डिफरेंट है। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है, आराम भरी जिंदगी तो वैसे मिलने वाली नहीं है, लेकिन है कई लोगों का अपनी आराम भरी जिंदगी होती है, उनको अच्छा खासा कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लेट अज्यूम इट, कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करता, कुछ लोग कार से भी जाते हैं, कुछ लोग बाइक से जाते हैं, कुछ लोग साइकिल से जाते हैं, कुछ लोग डेली टेम्पो पकड़ते हैं, कुछ लोग डेली रिक्शा पकड़ जाते हैं, कुछ लोग 50 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, कुछ लोग मेट्रो पकड़ते हैं, कुछ लोग ट्रेन पकड़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, क्योंकि उनके पास उतनी चीजें सुविधाएं नहीं है, तो सब ना आपस में इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। ये मैंने ऐसे ही छोटा सा एक लिस्ट बनाया, ऐसे अगर लिस्ट एक एक पॉइंट बनाने लगूं कम से कम 50 लिस्ट बन जाएंगे। ठीक, तो इतने जो पॉइंट्स हैं, आप सबसे पहले बच्चे, आप इन पॉइंट्स पे पहले आप क्वेश्चन करो अपने आप से। जब आपको इस पे जवाब मिल जाए कि मेरी क्या सिचुएशंस हैं, उसके बाद आपको आगे स्टेप लेना है, तब ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तब ये आप जज कर पाओगे एग्जैक्टली कि मेरे लिए कौन सा इंस्टीट्यूट सही रहेगा, क्योंकि मुझे इतनी चीजों का जवाब मिल चुका है, तो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट पता है, मैं क्या क्या उसमें कर सकता हूं, उसके बेस में देखूंगा कि मेरे लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया रहेगा। ठीक, जिसमें वाइटल रोल कौन कौन प्ले करेगा, आपका ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ना, ये माइंड स्टेट, आपका फाइनेंशियल कंडीशन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्लियर है? उसके बाद आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट करेक्ट? तो ये 1 2 3 4, ये 4 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके रोल प्ले करने वाली, ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा while you are searching for this question, while you are searching for this question. Just remember my point. और मैं बहुत ही फैक्ट बात करता हूं ना, मैं ज्यादा दाएं बाएं नहीं, बहुत सिंपल सी बात करता हूं जो रियलिस्टिक है, और यही सच्चाई आपकी है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आप ढूंढिए। इस क्वेश्चन का जवाब जब आपको मिल जाए, तब आप बिल्कुल समझ जाओगे, आपको किसी से पूछने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल डेफिनेटली गेट दिस रिजल्ट एंड दिस आंसर। क्लियर? अब चलो, मान लिया कि ये चीजें हो गई भाई, ठीक है। अब ये चीज अगर हो गई, इसका जवाब मुझे मिल चुका है सर, आई नो राइट नाउ। ओके, अब आपको क्या देखना है, तो इसको मैं हटा दूं, इस चीज को, चलो इस चीज को मैं हटा देता हूं। अब आपका क्या चीज देखने की जरूरत है जब भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट समथिंग। मे बी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कई लाखों का हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 30-40,000 का हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट लाखों में चला जाए। मान लो बाहर आप कहीं पढ़ते हो, क्लासरूम पढ़ते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़े जगह आप चले गए, किसी बिग सिटी में आप चले गए, तो पता चला रहने का ही खर्चा 2 लाख रुपए साल भर का है। ठीक, इंस्टीट्यूट की फीस तो अलग ही हो गई, रहने खर्चा ही इतना महंगा है। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जानना। लेकिन वंस एंड वाइल ना, जितना बता रहा हूं उस हिसाब से चेक करो। अब देखिए, जब जवाब तुम्हें मिल चुका, अब आज के समय में, पहले के समय में आज के समय में बहुत डिफरेंस आ चुका है। आज के समय में आपके जो मोड ऑफ इंस्टीट्यूट है, मोड जो है इंस्टीट्यूट के जो मोड हैं, ठीक, इंस्टीट्यूट के मोड्स जो हैं वो आपके 2 तरीके के हैं। क्या क्या मोड है? एक आपका क्या है, ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड है। दूसरा क्या है बेटा, ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है। इन्हीं दोनों में आपको सिलेक्शन करना है। ओके, बट किसके बेसिस पे? जो मैंने अभी लिस्ट किए थे 7-8 पॉइंट, उसके बेस पे ही आपको सिलेक्शन करना है कि मुझे
ये भी पहले डिसाइड करें कि आपको इसके बारे में जानना है कि आपको इसके बारे में जानना है, क्योंकि जब तक आप वो 8 क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछोगे, जान के ही क्या करोगे, पहले ये जान लो, उसके बाद आपका आता है मोड के ऊपर कि मुझे किस टाइप की मोड की रिक्वायरमेंट होगी, तब आप समझ पाओगे। क्लियर? अब मान लिया कि ऑनलाइन में क्या क्या चीजें होती है सर, ऑनलाइन में होता है पीडी कोर्सेज होते हैं, जीडी कोर्सेज होते हैं, आपके लाइव कोर्सेज होते हैं ना, लाइव कोर्सेज, इस तरीके कोर्सेज आपके डिजाइन होते हैं मोस्ट प्रोबेबली ना, एटसेट्रा, इसी टाइप होते हैं ना, वीओडी कोर्सेज भी होते हैं, अलग अलग, मतलब कुल मिला के आपको इस्तेमाल करना है अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप या तो अपना डेस्कटॉप। कुल मिला के इसके थ्रू स्टडी करने के लिए आपको सहारा लेना पड़े किस चीज का, मोबाइल का, या तो आपके लैपटॉप का, या तो आपके डेस्कटॉप का। ठीक, यहां पे आपका क्या है, ऑफलाइन का मतलब है इट्स अ फिजिकल क्लासरूम ना, इट्स अ फिजिकल क्लासरूम। ये कैसा क्लासरूम था, वर्चुअल क्लासरूम था, बट इट इज ए फिजिकल क्लासरूम। इसमें आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, इसमें आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपली बैग टांगिए, जाइए, बैठिए, वहां टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, आपको नोट्स बनाइए, अपना काम करिए। अब चाहे जाने के लिए आप ट्रक यूज करिए, ट्रेन यूज करिए, टेम्पो से जाइए, गणेश से जाइए, बाइक से जाइए, किसी चीज से जाइए, आपको सिर्फ वहां पहुंचना होता है। दिस इज नोन एज द फिजिकल क्लासरूम। दिस इज सिंपली, इसमें बस आपके पास ये है फ्रीडम, आप कहीं पे भी रहो, घर में रहो, कॉलेज में रहो, ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पे रहो, सिर्फ इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, आपके लैपटॉप की या तो रिक्वायरमेंट है, या तो मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, या तो डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट है। आप कहीं पे भी इसको एनी टाइम, किसी भी जगह, किसी भी प्लेस पे इंडिया के कहीं पे भी आप देख सकते हो। दिस इज द फ्रीडम इन दिस थिंग। क्लियर? इसके बाद यहां आपके पास फ्रीडम नहीं होती है इस चीज की, इसलिए फ्रीडम नहीं होती है कि एक फिजिकल क्लासरूम में एक ही जगह आपको बैठना पड़ेगा। अब चाहे 50 किलोमीटर आपके घर से, चाहे 10 हो, चाहे 5 किलोमीटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा पहले अपनी सारी कंडीशंस को समझ लो, उसके बाद डिसीजन लो कि इन दोनों में क्या चीज मुझको ऑप्ट करना चाहिए। करेक्ट? ये तो 2 मोड ऑफ आपके इंस्टीट्यूट हो गए जो अवेलेबल होंगे और आज के टाइम में है। ठीक, जैसे जेनिक को ही ले लो, जेनिक इज दिस मोड ना, नॉट इन दिस मोड, दिस इज जस्ट ओनली इन दिस मोड। ओके, पीडी कोर्स है, जीडी कोर्स है, लाइव क्लासरूम, ऐसे ढेर सारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑफलाइन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मीडीजी, एस एकेडमी, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ओके, तो आपको ये डिसीजन लेना होगा। करेक्ट? अब देखो, चलो ठीक है, मैंने सर इसके बारे में भी सोच लिया। अब देखो यहां पे एक चीज हमेशा कॉमन पॉइंट होना चाहिए। क्या कॉमन पॉइंट? देखिए जरा, चाहे ऑफलाइन स्टडी चाहे ऑनलाइन स्टडी हो, अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जब आप जवाब ढूंढ रहे हो ना, तो आपके पास कुछ ये क्वेरीज होनी चाहिए। क्या क्वेरीज होनी चाहिए? कि जब मैं 2022 या किसी भी ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मुझे 7-8 क्वेश्चंस का जवाब आपके पास होना चाहिए। कैसे? 7-8 क्वेश्चन तो आपने खुद से पूछे, और ये 7-8 क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए जिस भी इंस्टीट्यूट में आप इंक्वायरी करने वाले हो। क्लियर? या किसी बच्चे से भी आप रिव्यू ले रहे हो, तो ये 7-8 क्वेश्चन जो अब मैं लिस्ट करने वाला हूं वो इंस्टीट्यूट के लिए है। आपको उसके बारे में जानना चाहिए कि क्या वो चीजें सक्सेसफुली की जाती हैं कि नहीं की जाती हैं, कि सिर्फ बोल दिया जाता है और किया जाता नहीं, सिर्फ बोला बस जाता है कि ऐसा ऐसा किया जाएगा। करेक्ट है? चलेगा। तो क्या क्या क्वेश्चन? किसी भी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है इन क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहला पॉइंट जो आपको जज करना चाहिए कि आपका कोई भी इंस्टीट्यूट हो, प्रॉपर क्लासेस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट्स। एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्लैरिफाई द कंसेप्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉपर आपका क्लास होना इंपॉर्टेंट है, और उसको उतने डेप्थ तक ही ले जाने की जरूरत है जितना आपकी प्रिपरेशन उससे मदद मिलने वाली, ना ही बहुत एक्सेसिव लेके जाना और ना ही उसको शैलो छोड़ना है। ओके, जितना आपको स्टडी की रिक्वायरमेंट है इन एग्जाम्स के लिए, उतना बहुत ही प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट को कराना इंपॉर्टेंट है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए,
चाहे वो XYZ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छे तरीके से इंगेज किया जा रहा है क्लास को, कितना डेप्थ तक ले जा रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है, कितना कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको मिल पा रही है। ये क्वेश्चन आपका जेन्युइन होना चाहिए जब भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट इस तरह के क्वेश्चन आप पूछते हो। क्लियर? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका हो गया, दूसरा पॉइंट क्या होगा, आपका सफिशिएंट कवरेज ऑफ sufficient coverage of questions in teaching। मतलब जब भी कोई सब्जेक्ट आपका चल रहा हो उसमें कितने वैरायटी, कितने टाइप के, कितना उसका एनालिसिस किया जा रहा है एक क्वेश्चन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आस्क दिस क्वेश्चन व्हाइल जजिंग कि विच इंस्टीट्यूट इज बेस्ट। क्योंकि आप ये क्वेश्चन करते हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको प्रोसीजर क्या होना चाहिए जज करने का, और ये सब पे लागू ना, मेरे पे लागू, सब पे लागू है। ये प्रोसीजर आपका होना चाहिए। तो आपका सफिशिएंट कवरेज ऑफ द क्वेश्चन व्हाइल टीचिंग, मतलब जब भी कोई पढ़ा रहा हो किसी क्लास को, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे GD/PD हो, चाहे आपका ऑफलाइन ही क्यों ना हो, कितना वैरायटी कवर किया जा रहा है क्वेश्चंस का हर एक टॉपिक पे। और पर्टिकुलर अगर एक क्वेश्चन लिया जा रहा है तो उसमें अगर नीडेड है एनालिसिस, उसकी कितनी प्रॉपर वे में एनालिसिस की जा रही है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन ले लिया छोटा सा जिसका कोई मतलब नहीं क्वेश्चन का, उस पर जबरदस्ती 1-2 घंटे आप उस पर अपना बर्बाद कर रहे हो, आपके टीचर बर्बाद करा रहे हैं और आप बर्बाद भी कर रहे हो और उसमें एंजॉय भी आप कर रहे हो। क्लियर? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन की एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट व्हाइल अ टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका क्या, थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर क्या है, आपके पास प्रॉपर बुकलेट होनी चाहिए। प्रॉपर बुकलेट अब वो चाहे हार्ड कॉपी फॉर्म में हो, हार्ड कॉपी फॉर्मेट, और PDF फॉर्म में हो, कैसा भी हो सकता है। ठीक, प्रॉपर बुकलेट मेरा कहने का मतलब है कि जो भी बुकलेट आपको प्रोवाइड की जा रही पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस को कवर किया गया हो, और जब ये कवरेज आपका करा दिया तो इसके अलावा सफिशिएंट क्वेश्चन होने चाहिए आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, जिससे आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करो, जैसे एक बूस्टअप आप पा पाओ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, दिस वन, प्रॉपर बुकलेट, सब्जेक्ट्स की प्रॉपर बुकलेट, चाहे PDF फॉर्म में हो चाहे आपका हार्ड कॉपी फॉर्म में हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वंस यू हैव ज्वाइंड इंस्टीट्यूट, फिर अगर उसके बावजूद आप नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो, नंबर ऑफ रिसोर्सेज आप कलेक्ट कर रहे हो इधर उधर से, फिर ज्वाइन नहीं क्यों किया ना? क्योंकि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का मतलब फिर आपको स्टिक करना चाहिए उसी पे और उसी चीजों को अच्छे से इंगेज करना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर? ये तो हो गया आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि आपका इंस्टीट्यूट में जब भी कोई सब्जेक्ट चल रहा हो तो उसका प्रॉपर डाउट सेशन, डाउट सेशन। अब डाउट सेशन कैन बी वंस अ व्हाइल, वीकली भी हो सकता है, वीकली आप करिए, मंथली हो सकता है, ये तो हो गया क्लास में मंथली वीकली आप करा सकते हो, लेकिन डेली बेसिस पे जो बच्चों को डाउट आ रहे हैं उसको भी रेक्टिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट डेली बेसिस पे। क्लियर? तो ऐसा डाउट सेशन आपको मिलना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको डाउट अगर आए तो वो क्लैरिफाई करना भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्लियर? ये दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे आपका ऑफलाइन आपका इंस्टीट्यूट है, किसी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, उसके बाद फिफ्थ आता है जो आपके पिलर्स होते हैं आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, वही सब मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट आपका है व्हेन अ सब्जेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड देयर मस्ट बी अ रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स जो कंप्लीट हो चुके हैं। प्रॉपर रिवीजन ना, आरे बाएं टेढ़ा मेढ़ा रिवीजन नहीं, प्रॉपर तरीके से रिवीजन मींस उसको शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाना है, उसको रिवाइज करना सिखाना, उसको वो मेन पॉइंट हाईलाइट करना ना, बेटा ये वाले पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट व्हाइल डूइंग द प्रिपरेशन। और इंस्टीट्यूट में अगर ये सब चीजें की जाए तो आप समझिए वो इंस्टीट्यूट बहुत मेहनत का, अगर वो जेन्युइनली कर रहा है, अगर कर ही नहीं रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ इस चीज को करने से कुछ नहीं हासिल होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। सिर्फ इस चीज को करने से कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि रेस्ट चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना का आप प्रिपेयर करो, जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना का आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, रेस्ट चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है।
क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि बहुत रेयरेस्ट आपको कराया जाता है। क्लियर? अब आप पास नेक्स्ट क्या आता है, आपका रेगुलर टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट कंप्लीशन ना, आफ्टर सब्जेक्ट। अब रेगुलर टेस्ट क्यों रिक्वायर्ड होता है? आप भाई एक सब्जेक्ट पढ़े, उसमें प्रॉपर असाइनमेंट के फॉर्म में या टेस्ट के फॉर्म में या पोर्टल पे जाके आप करवा सकते हैं टेस्ट, कैसे भी करके बच्चों को इंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस एनवायरनमेंट के लिए जिसके लिए वो एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा है। और अपने आप को जज कराना उसको होता है कि बेटा मैं इतना पढ़ तो लिया, अब मेरी बारी, मैं चेक करता हूं कि मैं 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस, क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो कंसेप्ट सर ने बताए, जो मैंने लर्न किया, जो प्रैक्टिस किया, वो सब कुछ जो मैंने किया, क्या मैं अब उसमें अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूं, वो जानना बहुत जरूरी। बच्चे के एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलता है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है इन सब चीजों से, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। इवन दो अगर कोई बच्चा टेस्ट देता है, हमारी जिम्मेदारी उसको टेस्ट दिलवाने की, उसकी प्रॉपर एनालिसिस कराने की, उसको गाइड करने की, आगे उसको क्या करना चाहिए अगर उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। क्योंकि अगर मार्क्स कम आएंगे तो उसको रियलिटी पता चलेगी, मुझसे ये गलतियां हो रही। अगर मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो वो उसके लिए एक बूस्टअप क्रिएट करता है बच्चे के लिए, आगे प्रोपोगेट करने के लिए अपने प्रिपरेशन को। करेक्ट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, रेगुलर टेस्ट जज करना। क्लियर है? बच्चों को एक प्रॉपर टाइम शेड्यूलिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। शेड्यूलिंग, उनको कब क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना टाइम डिवोट करना है, ये सब शेड्यूल करना एक इंस्टीट्यूट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्लियर? वो 8 घंटे ऑफलाइन में बैठ के या 4 घंटे स्टडी करके ऑनलाइन में कुछ नहीं कर सकता अगर उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्लियर? तो बहुत जरूरी ये सारी चीजें होती, इसको जज करना सीखिए। जिस दिन जज करना सीख जाओगे अपने आप जवाब मिल जाएगा विच इंस्टीट्यूट इज बेस्ट, एंड डेफिनेटली आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट एंड फाइनल, जब आपके 3-4 महीने आ जाते हैं, तब एक बच्चे को क्या नीड होती है, क्या जरूरत होती है, उसको कैसे, उसको एक्चुअली उस टाइम बड़ी जरूरत होती है ना आपकी। तो एक इंस्टीट्यूट की जरूरत वहां पे बहुत ज्यादा होती है जब लास्ट के 2-3 महीने बचते हैं। तो उस टाइम आपको कैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, क्या चीजें आपके साथ, कैसे टीचर्स को एंगेज किया जाता है, इंस्टीट्यूट कितना वाइटल रोल वहां पे प्ले करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज माय लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो मैंने कहा लास्ट 3 मंथ के लिए। क्लियर? जब आपको इतना सब कुछ जो भी है, अगर इसमें से इतनी चीजों में से ना, जितनी चीजें मैंने लिखा ना, लास्ट पॉइंट भी इसी में है, लास्ट पॉइंट भी है आपका, लास्ट के 3 मंथ ना, लास्ट के 3 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, लास्ट 3 मंथ ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, उसमें एक रोल बहुत बड़ा होता है इंस्टीट्यूट का। क्लियर? अगर इसमें से कोई इंस्टीट्यूट 80 to 90% ना, मैं कह रहा हूं 80 to 90% भी अगर फुलफिल कर रहा है इतनी चीजों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से, 80 to 90% कह रहा हूं, 100% नहीं, 100% तो कोई कर ही नहीं पाएगा ना। ठीक है? 80 to 90% अगर कर रहा है, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। क्लियर? जस्ट गो फॉर इट। समझ गए मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई इंस्टीट्यूट आप ऑप्ट करते हो। जस्ट गो फॉर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इश्यू, जस्ट गो फॉर इट। समझ गए? लेकिन दुविधा बस ये है कि ये बोल तो दिया जाता है कि ये किया जाएगा, बट एक्चुअली होता नहीं ना। मतलब बहुत रेयरेस्ट चांस होता है। मैं तो बहुत रेयर देख पाया हूं कि ये चीज किया गया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये सब चीजें करता हूं और ये कोई अननोन चीज नहीं ना। मैं अपने YouTube बच्चों के लिए उतनी ही मेहनत करता हूं जितना अपने पेड बच्चों के लिए करता हूं। तो मैं इस करता हूं इसलिए मैं जानता हूं इसकी इंपॉर्टेंस को। अब इसको आप किसी वे में लीजिए कि मैं जेनिक चलाता हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप YouTube अगर चैनल पे आप यहां देख रहे हो तो आपको बहुत ढंग से पता पंकज सर क्या चीजें करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और पेड बच्चों को पता है ना कि पंकज सर उनके लिए क्या क्या चीजें करते रहते हैं हमेशा। सबको नहीं सेटिस्फाई कर सकता, इट्स अ इम्पॉसिबल थिंग, बट 90% प्लस बच्चों को जरूर सेटिस्फाई करता हूं। दिस इज, ये मेरा प्रॉमिस हमेशा रहता है बच्चों को, चाहे 3 महीने कोर्स हो, चाहे 1 साल का कोर्स हो, चाहे 6 महीने कोर्स हो, चाहे ATC हो, चाहे गेट हो, कोई भी हो ना। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक प्रिपरेशन का प्रॉपर स्टेज होता है आपको रेडी करने के लिए, और यही आपका सर्च होना चाहिए। एक्चुअल सर्च ये आपका होना चाहिए। ये जब आपको एकदम प्रॉपरली इसका जवाब मिलता चला जाए, आप समझ लो
चीजें जबरदस्त जानी है। क्लियर? तो रिव्यूज आपको लेने चाहिए, तो उस केस में ये सब चीजें भी करनी चाहिए आपको। ठीक है, जैसे हम लोग भी फेसबुक ग्रुप चलाते हैं तो उसको जस्ट नहीं मेक कर रखा ना, तो बच्चे ठीक है चलो टीचर से क्या मतलब लेना देना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इंगेजमेंट होना चाहिए पूरी टीम का, तभी जाकर मजा आता है ना। बच्चों का अगर क्वेरीज को सही तरीके से नहीं एंटरटेन किया गया तो कोई मतलब नहीं फिर उस चीज का, भले वो पेन ड्राइव यूजर जी ड्राइव हो। लाइव क्लासेस की बात छोड़ दो, वो तो मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूं, ठीक है। बट पीडीजीडी की बात बता रहा हूं कि बच्चों डेली बेसिस पे फेसबुक ग्रुप पे उनकी डेली प्लानिंग करना, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितना कंप्लीट किया, नेक्स्ट उनका असाइनमेंट कैसे प्रोवाइड करना है, ये सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा रिगरस, बहुत टफ जॉब होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में ये चीजें मिस हो जाती। ये होता है ना, ये बिल्कुल होता है, ये सब जगह मैक्सिमम जगह किया जाता है, मैक्सिमम जगह किया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम जगह ना, इसके लिए मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये सब जगह तो नहीं, फिर भी ठीक है, ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है, मैक्सिमम ये भी किया, ये सब जगह नहीं किया जाता ना, ये प्रॉपर बहुत कम होता है, ये प्रॉपर बहुत कम होता है, ये फिर भी कर लिया जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं किया जाता, ये वाला तो बहुत कम होता है, ये तो शायद ही देखने को मिलता, बहुत कम देखने को मिलता है ये वाला पार्ट, ठीक है। रिवीजन और सब्जेक्ट तो जल्दी करवाया नहीं जाता है, जेनिक पे ही केवल पेड बच्चों को रिवीजन कराया जाता है, जेनिक पे सिर्फ, फैक्ट बता रहा हूं, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज द फैक्ट। क्लियर? उसके रेगुलर टेस्ट आफ्टर सब्जेक्ट ये कुछ जगहों कराया जाता है, कुछ जगह नहीं कराया जाता, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉपर टाइम शेड्यूलिंग, ये भी उनका प्रॉपर कितना टाइम उनको देना है, क्या करना है, कैसे उनकी प्लानिंग होनी चाहिए, ये भी बहुत जगह नहीं कराया जाता। क्लियर? लास्ट का 3 मंथ की बात ही छोड़ दो, समझ गए? तो आप ये जज जरूर करिए ना इन सब चीजों को, देन आफ्टर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करिए। क्लियर? तो आपको यहां से सारे जवाब मिल गए होंगे मेरे हिसाब से कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना था। और ये क्वेश्चन जब भी आप पूछो तो इन क्वेश्चंस को जरूर रखो उसके अंदर, जब ये क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए देन डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, तो कभी ना 1-2 बच्चे जो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी बात करें तो उस पर जस्ट तुरंत बिलीव मत करो ना, फेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ना, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है ना, खास करके फेसबुक ग्रुप्स एंड ऑल पे, ठीक है, बहुत ज्यादा होती सच्चाई। तो इन चीजों से थोड़ा सा अपने आप को बचाओ। मैंने कहा अपने आप से वो क्वेश्चंस पूछो जो मैंने आपको कहा, 7-8 क्वेश्चन, उसके बाद आप ये सर्च करो, आपको खुद जवाब मिल जाएगा विच इज बेस्ट फॉर यू। क्लियर? और एक लास्ट एंड फाइनली, आप अपना माइंड स्टेट जान लोगे, कितना समझ पाते हो, कितना नहीं समझ पाते हो, किसके साथ फ्रीक्वेंसी बनेगी, क्या बनेगी, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए दूसरों से इतना ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आजकल हर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल्स हैं, सबके लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स को देखो, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी हर एक टीचर से कैसे बनती है, क्या आपको ठीक लगता है, क्या आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे अपने आप को, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। उसके लिए इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो ना इधर उधर लिख के, क्योंकि इधर उधर लिख के जो आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे, जो रिव्यूज़ में मिलते हैं, उसमें ज़्यादातर चांसेस आपके होंगे कि वो रिव्यूज आपके जेन्युइन होने के चांसेस बहुत कम होंगे, बहुत कम होते हैं। जो बच्चे लिखते हैं ना ग्रुप पे, उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मैंने देखा है फेक आईडी ज्यादा होती हैं, रियल आईडी बहुत कम होती हैं। क्लियर? समझ गए? तो ये क्वेश्चन आज यही खत्म हो जाना चाहिए, और इसमें ये चीजें बेटा अडॉप्ट करो, और जब भी आप बात करो किसी इंस्टीट्यूट में क्वेरी करो, कुछ भी करो, आप हमेशा इन क्वेश्चंस को पुटअप किया करो। ये क्वेश्चंस आप पुटअप करोगे तो अपने अकॉर्डिंग चीजें हो जाएंगी। फिर उसमें देखा करो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, तुम जानते हो कि इस रेंज में मेरे लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो 8 क्वेश्चन स्टार्टिंग के खुद से पूछो, और ये 8-9 क्वेश्चन फिर जब उन क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर चुके हो, मुझे इस रेंज में ही रहना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्वेश्चंस आप रखो, क्या वो चीजें मिल पाएंगी, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है? तो हमेशा इन सब चीजों को फोकस करिए। ठीक? लाइव क्लासेस का एक अपना ही अंदाज है, ऑफलाइन के एक अपना ही अंदाज है, सबके अपने अपने अंदाज हैं। तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि इंस्टेंट डाउट, टीचर्स का लगातार एंगेजमेंट कहां पॉसिबल हो पाता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, दैट इज ओनली पॉसिबल इन द लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, नॉट पॉसिबल इन ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। ये फैक्ट है, और जो पढ़े होंगे ऑफलाइन उनको बेटर आइडिया होगा, आप उनसे भी ये चीज पूछ सकते हैं। ठीक है? तो अपने आप को खुद समझो, अपनी कंडीशन समझो, उसके बेस पे बेटा डिसाइड करो चीजों को। ठीक है? चलो, तो इस सेशन को मैं यही पे एंड करता हूं। होपफुली आपको चीजें समझ में आए होंगे। मेरा कोई यहां पे बायस होने का मतलब नहीं था, ना ही मैं किसी की बुराई कर रहा हूं। ठीक है? मैं कोई बुराई किसी की नहीं किया हूं, मैंने सिंपली बस लॉजिक्स बताए हैं। अब आपको डिसीजन आपको लेना है,
आप अपनी चीजें समझिए, उसके बेस पे डिसीजन लीजिए, बट टाइम वेस्ट मत करिए। एक दिन समय लो, अच्छे से विचार करो, 2-4 दिन ले लो समय, लेकिन उसके बाद एक बार कर लो तो उस पर बिलीव कर लो, उस इंस्टीट्यूट पे। उसको फिर गाली गलौज वाला काम मत करो ना, ठीक है, फालतू काम मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लियो उसमें जाके चुपचाप पढ़ाई करिए और बिलीव करते हुए पढ़ाई करिए, आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।